मैं आशीष यादव स्वागत करता हूँ आप सभी की आपके अपने यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन आंसर के बारे में, जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए एक तरह से रामबाण साबित होगा, क्योंकि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की बहुत कम समय बचे हुए, उसी को लेके मोस्ट इंपॉर्टेंट गेस महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सभी प्रश्न आपके गेस प्रश्न मिलेंगे, यानी आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% इससे प्रश्न आएंगे तो आएंगे। ठीक है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए एक बार शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आज का पहला जो प्रश्न है, कहा जा रहा है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा कैसा होता है। यानी समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो सदैव कैसा होता है। ऑप्शन ए में दिया गया है वास्तविक, ऑप्शन बी में है आभासी एवं सीधा, ऑप्शन सी में है यानी ग में वास्तविक एवं सीधा, ऑप्शन घ में है यानी डी में आभासी एवं उल्टा। तो याद रखिएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा आभासी एवं सीधा। बताया गया प्रश्न है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा हमेशा जो होता है वो वास्तविक एवं सीधा बनता है। अगला प्रश्न है हजामत, दाढ़ी तथा बाल बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब जानते हैं कि हजामत और दाढ़ी या फिर बाल बनाने में हमेशा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि का हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का अगला प्रश्न है दोस्तों, कहा जा रहा है F=R/2 किस दर्पण के लिए सत्य है। F=R/2 किस दर्पण के लिए सत्य है। बताया गया प्रश्न है, सभी लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे कि अवतल होगा या फिर उत्तल होगा या समतल या फिर सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। बताया गया प्रश्न है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कमेंट करेंगे। अगला प्रश्न आज का है दर्पण को चौड़ाई को कहा जाता है, यानी दर्पण के चौड़ाई को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है फोकस, ऑप्शन बी है द्वारक, ऑप्शन सी है ध्रुव, ऑप्शन डी है फोकसांतर। तो याद रखिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा दर्पण की चौड़ाई को हमेशा द्वारक कहा जाता है। याद रखिएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहा जा रहा है कि प्रकाश की किरणें किस रेखा में गमन करती है। प्रकाश की किरणें किस रेखा में गमन करती है। तो आप जानते हैं कि प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। अगला प्रश्न है सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह किस दर्पण का बना होता है। देखिए, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आ रहा है सभी आपके फिजिक्स से आ रहा है। इसके बाद आपके क्वेश्चन जो आएगा केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद बायो का 10 क्वेश्चन, यानी एक क्लास में आपको टोटल 30 महत्वपूर्ण गेस क्वेश्चन को लेके आएंगे। ठीक है, अब जानते हैं इसके पहले एक वीडियो आपको मिला होगा जो कि बुक के बारे में रिव्यू किया गया होगा कि किस बुक से अब क्लास आपके होएगा। आपके एग्ज़ाम का बहुत कम टाइम बचा होगा, इसलिए अब वही पढ़ना है जो आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो उसी को लेके क्लास लिया जाएगा। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह किस दर्पण का बना होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा वह अवतल हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है निर्वात में प्रकाश की चाल। पूछा गया प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है। तो कंफ्यूज यहाँ पे स्टूडेंट लोग क्यों होते हैं, क्योंकि देखिए ऑप्शन ख कह रहा है 3 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। अधिकांश इसको टिक करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन ये आंसर आपकी गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी का हो जाएगा। निर्वात में प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होते हैं। यहाँ यूनिट आपको ध्यान रखना है, मीटर पर सेकेंड होती है। अगला प्रश्न है वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कैसा बनता है, किस में बनता है, समतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में या इनमें से सभी। तो वस्तु का जो आभासी प्रतिबिंब बनता है वो समतल में भी बनता है, अवतल में भी बनता है, उत्तल में भी बनता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हाँ हो जाएगा, इनमें से सभी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब लाया गया है। चिकित्सीय व्यवहार में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। चिकित्सीय व्यवहार में यानी डॉक्टर लोग जो हैं वो किस दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल का, उत्तल का या समतल का, या घा में कह रहा है कोई नहीं। तो याद रखिएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा वह अवतल हो जाएगा। डॉक्टर लोग जो व्यवहार करते हैं अपने चिकित्सीय व्यवहार में वो किस दर्पण को, तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है किस प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का मान ऋणात्मक होता है।
किस प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का मान ऋणात्मक होता है? उल्टा या फिर करा सीधा या छोटा या फिर बड़ा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे समझिएगा। कहा जा रहा है कि किस प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का मान जो होता है वो ऋणात्मक होता है। तो आवर्धन का मान ऋणात्मक कहने का मतलब कि छोटा प्रतिबिंब उल्टा प्रतिबिंब का जो आवर्धन का मान होता है वो ऋणात्मक होता है, हमेशा निगेटिव होता है। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा, हमेशा यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे, आप कंफ्यूज होइएगा। ठीक है, तो किस प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का मान ऋणात्मक होता है? तो उल्टा के लिए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है कि अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, तो दर्पण की फोकस दूरी के लिए किसके बीच की दूरी मापना चाहिए? यानी कहने का मतलब है कि अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, तो दर्पण की फोकस दूरी के लिए किसके बीच की दूरी मापना चाहिए? तो ऑप्शन ए है दर्पण तथा पर्दों के बीच की दूरी मापना चाहिए। ऑप्शन ख है दर्पण तथा बिंब की बीच की दूरी को मापना चाहिए। ऑप्शन ग है का प्लस ख दोनों। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, का प्लस घ दोनों। अगर अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, तो दर्पण की फोकस दूरी के लिए दर्पण तथा पर्दों के बीच की दूरी मापना है और दर्पण तथा बिंब की बीच की दूरी दोनों को मापिएगा, तब इसका राइट आंसर होगा। यानी इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, का प्लस ख दोनों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है यह आपके केमिस्ट्री के प्रश्न मिलेंगे। फिजिक्स का 10 क्वेश्चन था, 11 क्वेश्चन अब केमिस्ट्री के मिलेंगे। कह रहा श्वसन कैसी अभिक्रिया होती है? श्वसन जो होती है वो कैसी अभिक्रिया होती है? उपचयन, संयोजन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। श्वसन जो होती है वह उपचयन अभिक्रिया होती है, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। अगला प्रश्न, CuO प्लस H2O को जब रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करेगा, तो Cu प्लस H2O बनता है। तो यह कह रहा कि कैसी अभिक्रिया है? तो बताया गया प्रश्न है कि यह एक रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। Cu कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्शन करता है तो यह एक रेडॉक्स अभिक्रिया बनती है। अगला प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप बने यौगिक कहलाते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप बने यौगिक जो होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? सहसंयोजी कहते हैं, वैद्युतसंयोजी कहते हैं, या कार्बनिक कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, वैद्युतसंयोजी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप जो यौगिक बनता है उसको हम लोग वैद्युतसंयोजी यौगिक कहते हैं। अगला प्रश्न है, रिएक्शन कह रहा है 2Cu प्लस O2 को जब रिएक्शन करवाता है तो 2CO बनता है। इसके अनुसार यानी 2 जो है ये बैलेंस किया हुआ है। ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड बनता है। Cu प्लस O2 को रिएक्शन करवा रहा है। मेनली देखिए यहाँ पे Cu प्लस O2 को रिएक्शन करवा रहा है तो CO2 बन रहा है, अरे कॉपर ऑक्साइड बना है, CO बना है। ठीक है, लेकिन बैलेंस करने के लिए, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए 2 किया है। ठीक है, तो इससे आप टेंशन नहीं होइएगा। इसके अनुसार कौन सा सही है? ऑप्शन का पढ़िए, देखिए कह रहा है Cu का ऑक्सीकरण हो रहा है, Cu का अपकरण हो रहा है, Cu का नाइट्रेशन हो रहा है, का प्लस खा दोनों। तो ये हम बताए थे कि Cu प्लस O2 को जब रिएक्शन करवाता है तो Cu का ऑक्सीकरण होता है। बताया गया प्रश्न पहले ही क्लास लिए थे कि Cu का ऑक्सीकरण होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर क्लोराइड का रंग आप जानते हैं कि श्वेत होता है। पूछा गया प्रश्न है, सिल्वर क्लोराइड का रंग जो होता है वो श्वेत होता है। अगला प्रश्न है, CaCO3 को जब गर्म करता है तो CaO प्लस CO2 बनती है। यह कैसी अभिक्रिया है? बताया गया प्रश्न है, इसका आंसर सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। CaCO3 को जब गर्म कर रहा है तो Ca प्लस CO2 बन रहा है। यह कैसी अभिक्रिया है? संयोजन, वियोजन, प्रतिस्थापन या फिर रेडॉक्स? सभी लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। अगला जो प्रश्न आज का है, कह रहा है कंपोस्ट बनना कैसी अभिक्रिया है? कंपोस्ट बनना
कैसी अभिक्रिया है? तो याद रखिएगा कंपोस्ट को बनना यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, यानी कंपोस्ट का बनना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला प्रश्न कर रहा है रेड नाइट्रेट जिसका फार्मूला होता है PbNO3 के होल ट्वाइस, उसके बाद होल टू कह रहा है, फिर कह रहा है कि गर्म करने पर कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है। इसका फार्मूला आप याद रखिएगा, पूछा गया भी फार्मूला है कि रेड नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है, इसको गर्म करने पर कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है। ऑप्शन का है O2, ऑप्शन का है NO2, ऑप्शन का है NO2 एंड N2, ऑप्शन का है NO2 एंड O2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, यानी रेड नाइट्रेट को जब गर्म किया जाता है तो NO2 और O2 प्राप्त होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न कर रहा है निम्न में से कौन सही है। निम्न में से कौन सही है बताया गया प्रश्न, इसका आंसर सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। यह फार्मूला किसका पूछा जा रहा है, कौन सा फार्मूला इसमें सही है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। सब बताया गया प्रश्न है। अगला कह रहा है जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा गैस बनता है। जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा गैस बनता है, CO2, N2, H2 या SO2। तो याद रखिएगा इसका आंसर जो हो जाएगा H2 हो जाएगा। जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा गैस बनता है, तो H2 बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है। अगला जो प्रश्न यहाँ से आप देखिएगा वो सब आपके बायो का प्रश्न मिलेगा, बायोलॉजी जीव विज्ञान के प्रश्न मिलेंगे। कहा जा रहा है आज का पहला प्रश्न बायो का कहा है उत्पाद किस में पाया जाता है। उत्पाद जो होता है वो किस में पाया जाता है। ऑप्शन ए है पैरामीशियम, ऑप्शन ख है यूग्लिना, ऑप्शन ग है अमीबा, ऑप्शन घ है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा उत्पाद जो होता है यह एक अमीबा में पाया जाता है। उत्पाद जो होता है यह एक अमीबा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, हरा, नीला, लाल या फिर सफ़ेद। तो याद रखिएगा क्लोरोफिल वर्णक का रंग जो होता है वह हरा होता है। आप जानते ही हैं कि पत्ता का रंग, पेड़ पौधों की पत्ता की रंग क्या होता है, तो हरा होती है। उसी के बारे में बात कर रहा है। अगला जो प्रश्न आज का है करा रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है, यानी रक्त में हमारी खून में अगर आयरन की कमी हो जाए तो कौन सा रोग उत्पन्न होती है। करा TB, मधुमेह, एनीमिया, उच्च रक्तचाप। तो याद रखिएगा अगर हमारी रक्त में आयरन की कमी हो जाती है तो एनीमिया रोग उत्पन्न होती है, जिसका आंसर ऑप्शन नंबर ग में दिया गया है। याद रखिएगा रक्त में आयरन की कमी से एनीमिया नामक रोग उत्पन्न होती है। करा कवक में पोषण की कौन सी विधि है। अगला प्रश्न है कवक में पोषण की कौन सी विधि है। ऑप्शन ए है स्वपोषी, ख है मृत जीवी, ऑप्शन ग है समभोजी, ऑप्शन डी घ है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कवक में पोषण की मृत जीवी विधि है, यानी इसका आंसर ख हो जाएगा मृत जीवी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहा जा रहा है ऑक्जिन क्या है। ऑप्शन ए है क है वसा, ऑप्शन ख है एंजाइम, ऑप्शन ग है हार्मोन, ऑप्शन घ है कार्बोहाइड्रेट। तो याद रखिएगा ऑक्सीजन जो होता है यह एक हार्मोन होता है। बताया गया प्रश्न यहाँ से पांचों हार्मोन के बारे में हम आपको बताए थे कि 5 हार्मोन होती है। पांचों हार्मोन में से कोई भी नाम आपको दे देगा, आपसे पूछ देगा कि यह कौन क्या है, वसा है, एंजाइम है, हार्मोन है, कार्बोहाइड्रेट है। तो हार्मोन का नामों आप याद रखिएगा पांचों नाम को, ठीक है। पांचों हम बताए हैं। मानक में वृक्क किसके संबंधित है। मानव में वृक्क किससे संबंधित है, पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से या परिवहन से। तो याद रखिएगा इसका आंसर जो हो जाएगा ग ऑप्शन हो जाएगा उत्सर्जन से।
मानव में वृक्क के उत्सर्जन से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहा जा रहा है दोस्तों, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? आप सभी लोग जानते होंगे कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। ऑप्शन ए है CO2, ऑप्शन बी है क्लोरोफिल, ऑप्शन सी है सूर्य प्रकाश, ऑप्शन डी है सभी। तो बाबू, स्वपोषी पोषण के लिए CO2 भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है, सूर्य की प्रकाश भी आवश्यक है, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। स्वपोषी पोषण के लिए यह तीनों आपके लिए आवश्यक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न कहा जा रहा है यह है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में O2 बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में O2 जो है बाहर निकलता है। किससे बाहर निकलता है? जल से, CO2 से, ग्लूकोज से, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में O2 जो है बाहर निकलता है। तो किससे? तो जल से निकलता है। जल से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में O2 जो है बाहर मुक्त होता है, यानी निकलता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो प्रश्न पूछा गया है आप कमेंट सेक्शन में सभी लोग कमेंट करेंगे। जिनको नहीं याद है वो भी कमेंट करेंगे कि ये प्रश्न याद नहीं है, हम आपको उसका आंसर कमेंट सेक्शन में ही रिप्लाई करेंगे, या फिर उस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट मार के आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया गया है। आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। जो चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि इसी प्रकार का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। चलिए आज का क्लास यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।